हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन सब टाइप के ऑक्साइड बनाता है। N2O भी बनाएगा, NO भी बनाएगा, N2O3 भी बनाएगा, NO भी बनाएगा, N2O4 भी बनाएगा। ये सब ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इनके नाम आपको आने चाहिए। इसका नाम है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। अरे ये तो जैसे नंबर लिखा वैसे ही नाम है इनके, तो आपको तो याद ही हो गए, ठीक है। दूसरे एंड में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, वो भी बहुत आसान है। 2x-2 = 0, तो x = +1। वो जो सिंपल अपन फॉर्मूला लगाते हैं ना, वही लगाना है। x-2 = 0, तो x = +2। तो जो फॉर्मूले लगा करके अपन निकालते हैं ना, वहीं से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। 2x - 10 = 0, तो x = +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप निकाल ही दोगे, कोई बड़ी बात है नहीं। तो एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें एग्जाम में पूछी हुई है, ठीक है। दूसरा, बनाने का मेथड किस किस का याद रखना है आपको। तो नाइट्रोजन NO है ना, इसका बनाने का मेथड आपको याद होना चाहिए, ठीक है। NO के बनाने का मेथड याद होना चाहिए। तो ये वही है आपका ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट को हम आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन अपन बस एक बार यहाँ लिख दो, ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। उसके अलावा NO2 जो होती है ना, वो क्या होती है, NO2 में क्या होता है, नाइट्रोजन ऐसे बंधा होता है, ठीक है। और उसके बाद में एक इसके ऊपर में रेडिकल होता है, मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो जो, और अनपेड होता है, तो मतलब ऐसे पैरामैग्नेटिक होती है। तो वो दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन आपस में पेयरिंग करके N2O4 बना देते हैं। तो एक इसका मेथड आपको याद होना चाहिए। अब ये वाला मेथड भी अपन पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। याद करो, अपन ने जब ऑक्साइड पढ़े थे, अपन ने बोले थे नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं ना, वो सारे के सारे एसिडिक होंगे। तो सारे एसिडिक होने चाहिए। लेकिन आपने जब न्यूट्रल ऑक्साइड पढ़े थे, मैंने बहुत बार आपको न्यूट्रल ऑक्साइड पढ़ाए हैं जब क्वेश्चन करवाए हैं। तो न्यूट्रल ऑक्साइड में कौन आता है, CO, NO, N2O और H2O, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपका NO तो न्यूट्रल ऑक्साइड हो जाएगा, और N2O भी न्यूट्रल हो जाएगा, होगा। इसके अलावा सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, सारे के सारे एसिडिक हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो देखो, कलर सिर्फ दो के ही होंगे। एक तो आपका NO2 का, NO2 के बारे में अभी अपन ने बात किया था ना, कि एक अकेला रेडिकल होता है, तो अकेले इलेक्ट्रॉन की, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर आता है। तो ये NO2 होती है रेडिश ब्राउन गैस। कैसी होती है, रेडिश ब्राउन गैस होती है, इंपॉर्टेंट है। और N2O3 जो होता है ना, वो ब्लू सॉलिड होता है, बाकी सब कलरलेस है। तो दो तो न्यूट्रल ऑक्साइड थे, और दो के पास में कलर है, बाकी सब कलरलेस और एसिडिक है। बस इतना याद रखना है। बाकी स्ट्रक्चर आपको सबकी आनी चाहिए, सबकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए। देख लो, N2O कैसे बनाओगे, पहले नाइट्रोजन गैस बनाओ, बना ली नाइट्रोजन गैस। अब एक सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा लो। NO बनाना है तो डबल बॉन्ड हो। ये स्ट्रक्चर एक बार आप ड्रॉ करोगे ना, आपको याद हो जाएगी। क्वेश्चन आता है किस में NN बॉन्ड है, किस में NN बॉन्ड नहीं है, तो इसमें NON बॉन्ड है, ठीक है। और ज्योमेट्री सारी की सारी प्लेनर है, सबके सब प्लेनर है, ठीक है, याद रखना। NO2 के बारे में तो इसका हाइब्रिडाइजेशन और बहुत बार आता है एग्जाम में। तो इसमें NO2 अगर आप देखोगे तो अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो जाएगा हाइब्रिडेशन, sp2 हो जाएगा। और इस अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से ये लॉन पेयर नहीं है, फिर भी इसमें रिपल्सन होता है और एंगुलर ज्योमेट्री बनती है। बाकी आराम से आप कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं, एक और स्ट्रक्चर बना के देख लेना, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आया, वाई डज NO2 डाइमराइज। अभी बताया था ना कि NO2 के पास में एक अकेला ऐसे NO2 के पास में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरे NO2 के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को बोलता है आओ बॉन्ड बनाए, तो इन दोनों में बॉन्ड बन जाता है, और क्या हो जाती है, N2O4 हो जाती है, डाइमराइज हो जाती है। तो ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है। ऑड मॉलिक्यूल, ऑड मॉलिक्यूल मतलब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके पास में। हो गया आंसर। व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन ने इसमें कितने बॉन्ड बना रखे हैं N25 में, तो कितने बना रखे, 1, 2 और 3। तो कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3 बॉन्ड, या इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। हो गए दोनों क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इजी है, बट एग्जाम में यही क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला आता है नाइट्रिक एसिड, यानी कि HNO3। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, आपको भी पता है, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5 है। निकाल के देख लो भले, +5 है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो आपको ये नहीं पढ़ना बिल्कुल भी इतना। चलिए, अब इसको लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं, लेबोरेटरी का मेथड ये है, बस याद हो जाएगा। NaNO3 के साथ में H2SO4 बनाया, एसिड में एसिड बनाया, तो एसिड मिल गया, ठीक है। और ओस्टवाल्ड प्रोसेस,
ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब कि अपने को इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर बनाना है बड़ा ज़्यादा, तो वहाँ हेबर प्रोसेस था और यहाँ ओस्टवाल्ड प्रोसेस है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट काम में आता है, ये तो बहुत बार पूछा हुआ है। प्लेटिनम या फिर रोडियम गेज कैटलिस्ट। ओके, इसमें भी क्या है, प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन याद रखनी है। ओके, उसके बाद में इसमें बनाते कैसे हैं, देखो पहले कुछ भी लेंगे, कहीं से भी नाइट्रोजन का सोर्स लेंगे, कहीं से भी नाइट्रोजन का, देख लीजिएगा जितने भी मेथड आएंगे ना उसमें सब में यही होगा। अभी इसके बाद में H2SO4 का मेथड आएगा, कंटेंट प्रोसेस, उसमें भी यही होगा। इसमें अपन क्या लेंगे, नाइट्रोजन का सोर्स लेंगे। नाइट्रोजन का सोर्स सबसे ईजिली कौन अवेलेबल है, NH3। ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा NO। ठीक है, यही मेथड सर H2SO4 में कहाँ मिलेंगे, NO की और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा NO2। NO2 के ऊपर पानी डालेंगे, हमेशा वही, उसमें अगले वाले में भी यही करेंगे, पानी डालेंगे तो बन जाएगा HNO3। ठीक है, तो HNO3 बन गया। और ओके, तो HNO3 बनाने का ओस्टवाल्ड मेथड है। बस ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप बस इतना सा ये रिएक्शन थोड़ी माइंड में रख लो और इसका कैटलिस्ट याद रख लो, बहुत है, बाकी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टीज़ इसकी देखोगे, अगर आप इसकी अगर प्रॉपर्टी देखोगे तो इसकी प्रॉपर्टी में जो है ना, ये रिएक्शंस, ये वाली रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। पर इसको मैं ऐसे नहीं बताऊंगा आपको, इसको मैं एक अलग तरीके से एक चार्ट बना के बता देता हूँ आपको। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, 2016 में आया भी था। मैं आपको इसको एक चार्ट बनवा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। वो चार्ट अगर आप याद रख लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन उससे बन जाएंगे। मैंने चार्ट बना के रखा था अपने फॉर्मूला बुक्स में, मेरे पास जो फॉर्मूला की बुक है उसमें लिखा हुआ था शायद, हाँ ये मिल गया। तो मैं इस पर वो चार्ट यहीं काम में ले लेता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा आप, कैमरा किस साइड गया है इसका, थिंकर आ रहा है। चलिए, हो गया काम। इतना सारा लिखने से अच्छा है कि लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। ये देखिए, अगर देखिए ये अब चार्ट अपन पढ़ते हैं, क्या बोला इस चार्ट में, अगर नेगेटिव SRP वाली मेटल हो, मतलब कि अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो पढ़ते हैं ना, उसमें हाइड्रोजन के ऊपर वाली मेटल्स वो अगर होगी तो वो कंसनट्रेट HNO3, अगर याद देखो यहाँ पे कंसनट्रेट HNO3 है तो वो मेटल नाइट्रेट देगी और साथ में NO2 गैस देगी। SRP पॉजिटिव SRP वाली यानी हाइड्रोजन के बाद वाली गैस होगी तो भी वो मेटल नाइट्रेट देगी, NO2 देगी। और अगर मेटलॉइड है या फिर नॉन मेटल है या फिर टिन है, टिन इसमें आ गया, ठीक है, तो ये लोग कंसनट्रेट HNO3 के साथ में कोई भी हो, हमेशा सब लोग, भले नेगेटिव SRP हो, पॉजिटिव SRP हो, मेटल हो, नॉन मेटल हो, कुछ भी हो, हमेशा NO2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, डाइल्यूट HNO3 ले लिया तो नेगेटिव SRP वाले N2O गैस देंगे, पॉजिटिव SRP वाले NO गैस देंगे, और मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड रिएक्शन ही नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर वेरी डाइल्यूट HNO3 ले लिया तो फिर मेटल नाइट्रेट और NH4NO3 या फिर अमोनिया गैस रिलीज होगी नेगेटिव SRP वाले मेटल से, और ये पॉजिटिव SRP और मेटलॉइड और नॉन मेटल्स तो रिएक्शन ही नहीं करेंगे। बस ये टेबल आप बना लो, मैं इसको एडिट करके यहाँ लिख देता हूँ, एक साइड में चिपका देता हूँ आपके, बाकी आपको मेरे इसके क्वेश्चन जो है ना वो दिखा देता हूँ एक बार। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो अब आप देखिए, अब इसकी रिएक्शंस पढ़ते हैं अपन लोग। ये कहाँ से आ गए, ओह उसके ऊपर जो लिखा था वो यहाँ आ गया है, कोई बात नहीं, अब मैं आपको दिखाता हूँ। वो टेबल ही काम आएगी ये सारी, इस पूरी कथा में 2016 में क्वेश्चन भी आया था। अब देखो आपने क्या किया है, कॉपर लिया कॉपर, साथ में क्या है, आपका जो HNO3 है वो क्या है, डाइल्यूट है, और कॉपर किस में आता है, पॉजिटिव SRP में आता है ना, हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो NO गैस मिलेगी। कॉपर है, कंसनट्रेट HNO3 दिया है, जब कंसनट्रेट होता है तो कोई सी भी मेटल हो तो हमेशा मेटल नाइट्रेट मिलेगा और साथ में NO2 गैस मिलेगी। ठीक है, आ गया समझ में। जिंक है, HNO3 डाइल्यूट है, जिंक किस में आता है, नेगेटिव SRP में आता है, तो कौन सी गैस मिलेगी, N2O गैस मिलेगी, मिल गई N2O गैस। और कंसनट्रेट दिया तो कोई सी भी हो, NO2 गैस मिलेगी। आपको मेटल्स को या मेटलॉइड्स को किसी को भी दे सकता है, यहाँ जरूर नहीं जो एग्जाम NCERT में दिए वही दे, बाहर का भी दे सकता है। कंसेप्ट यही है कि अगर नेगेटिव SRP दिया है आपको, पॉजिटिव SRP दिया है, मतलब हाइड्रोजन से ऊपर वाला, हाइड्रोजन के नीचे वाला है, नॉन मेटल या मेटलॉइड है, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग उसकी रिएक्शन होगी। ठीक है, I2 किस में आता है, अब देखो I2 किस में आता है, I2 आता है नॉन मेटल में, और नॉन मेटल में आता है
नॉन मेटल में आ रहा है आयोडीन। और HNO3 कुछ नहीं बोला तो अपन कंसनट्रेट लेंगे, तो कंसनट्रेट में हमेशा NO2 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, बन गया। और ये HNO3 +5 में है, +5 में है तो किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। और ये आ गया आपका ब्राउन रिंग टेस्ट। मैंने बोला था ना ब्राउन रिंग टेस्ट पिछले वाले वीडियो में कि अपन आगे ढंग से पढ़ेंगे। तो ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट के लिए होता है, किसके लिए होता है, नाइट्रेट के लिए, NO3-1 के लिए टेस्ट होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे अपन, ये ऐसी कैसी टेस्ट ट्यूब यार, ये अपन ने एक टेस्ट ट्यूब ले ली। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में अपन कोई कंपाउंड ले रहे हैं जिसमें कि क्या है आपके पास में, ये ऐसा कंपाउंड ले लिया अपन ने जिसमें नाइट्रेट है, जैसे मान लो सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, कुछ भी है, लेकिन अपने को नहीं पता है क्या है, लेकिन ये नाइट्रेट वाला है। एक्स मतलब कोई मेटल है और उसका ये नाइट्रेट है, ओके। अब इस पर अपन डालेंगे FeSO4। FeSO4 भी कैसा, एकदम ताज़ा बना हुआ। क्या ऐड कर दिया अपन ने इसमें, FeSO4, ठीक है। पहले नाइट्रेट, नाइट्रेट मतलब यहाँ मेटल होगा, मेटल नाइट्रेट होगा, फिर Fe मतलब FeSO4 होगा, ठीक है, FeSO4 होगा। अब अपन क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को हल्का सा यूँ टिल्ट करेंगे, तिरछा करेंगे, तिरछा करके इस टेस्ट ट्यूब की दीवार के सहारे सहारे H2SO4 डालेंगे। क्या डालेंगे, H2SO4 डालेंगे, दीवार के सहारे 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 H2SO4 डाल रहे हैं। H2SO4 डालेंगे, डालने के बाद में इसको बॉईल करेंगे, बॉईल करके हीट करेंगे, हीट करेंगे तो आप देखोगे बाद में कि ये तो पहले की रिएक्शन थी, पहले की थी, ठीक है। अब बाद में क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, वापस टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं एक, चलिए ये टेस्ट ट्यूब है। बाद में ऐसा होगा कि दो सॉल्यूशन बनेंगे और मतलब कि आपस में मिक्स तो नहीं हो पाएंगे। मान लीजिए FeSO4 है और ये आपका क्या था, वो जो भी सॉल्यूशन था वो, ये वो सॉल्यूशन था। जब ये दोनों सॉल्यूशन मिलेंगे ना, एक सॉल्यूशन ऊपर अलग दिख रहा है, दूसरा अलग दिख रहा है, दिख रहा है दोनों अलग, जो दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ आपको ब्राउन कलर की रिंग बनी हुई दिखेगी टेस्ट ट्यूब के अंदर, श्योर दिखेगी वो। सिर्फ किनारे किनारे पे होगी, ऐसा नहीं है कि बीच में भी हो। तो बीच में मतलब जहाँ ये मिलेंगे ना वहाँ पे एक ब्राउन रिंग मिलेगी, तो ये नाइट्रेट का टेस्ट होता है। और इस रिंग का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इस रिंग का फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आयरन किस में होता है वो भी याद रखना है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। किसमें, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Fe+1 में होता है। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये सारी बातें आपको डिट्टो याद होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन में पूछेगा, फिर आप पूछते फिरोगे कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ब्राउन रिंग टेस्ट, द फैमिलियर ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट्स, किसका है, नाइट्रेट्स का है। पहली बात, डिपेंड अपॉन एबिलिटी ऑफ Fe+ टू रिड्यूस नाइट्रेट्स नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, which reacts with Fe form brown colored complex. The test usually carried by dilute ferrous sulfate solution, aqueous solution carrying nitrate ion। मतलब ये बकवास पढ़ने की मतलब नहीं है, जो मैंने आपको बताया वही पढ़ लो आप, और इसका फॉर्मूला याद रख लेना। और अभी अपने पास में जो NO बनाने का मेथड था वो भी तो यही था, ब्राउन रिंग वाला। याद करो ऊपर जो अपन देख करके आए थे, जस्ट मैंने छोड़ा था, मैंने कहा इसको मैं बताने वाला हूँ, ये वाला यही तो है। FeSO4 डाला है, H2SO4 डाला है, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और ब्राउन रिंग वाला, ओके। NO बन रहा है साथ में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। बना दिया आपने NO, और ये रिएक्शन सारी पॉसिबल हो गई। तो आपको बस ये यहाँ से कुछ भी थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपको बस ये टेबल पढ़ लेनी है, ठीक है, ये टेबल पढ़ लेनी है। बाकी कुछ भी थ्योरी नहीं पढ़नी है, ये वाली बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये सारा कुछ थ्योरी इस टेबल से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ ब्राउन रिंग आपको पढ़ना है, ओके। उसके बाद में नाइट्रिक एसिड का काम, नाइट्रिक एसिड के बहुत सारे काम होते हैं वैसे तो, बहुत भाई एसिड तो हर जगह काम आएगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट काम है जो है स्टील को चमकाने में, पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, ठीक है, या फिर इसको ईचिंग ऑफ मेटल्स बोलते हैं। ये इसका मेजर यूज़ है, ठीक है। बाकी यूज़ भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स। फॉस्फोरस के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, एक वाइट फॉस्फोरस और एक होता है रेड फॉस्फोरस,
ठीक है। तो एक वाइट फॉस्फोरस है, दूसरा रेड फॉस्फोरस है। इंपॉर्टेंट है फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स। ओके, तो फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स अपन पढ़ने लगते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, इनको कंपेयर करके पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है। हालांकि एक ब्लैक फॉस्फोरस भी होता है, लेकिन उसके बारे में इतनी बात नहीं है। देखो, वाइट फॉस्फोरस है ना और रेड फॉस्फोरस, एक टेबल बना के दिखाता हूँ मैं आपको। इधर साइड वाइट फॉस्फोरस है, इधर साइड रेड फॉस्फोरस है। ये टेबल यहाँ तक चलेगी, या इसको और ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं। अब वाइट फॉस्फोरस में क्या होगा कि वाइट फॉस्फोरस है ना वो सॉलिड होगा और वैक्सी होगा। वाइट है तो वैक्सी, W फॉर वाइट, W फॉर वैक्सी, ठीक है। और ये कैसा होगा, ये पाउडर लाइक होगा और बीटल होगा रेड वाला, ठीक है। और जो ये कैसा होगा, टॉक्सिक होगा। जो गोरे लोग होते हैं वो जहरीले होते हैं। अंग्रेज़ कितने जहरीले थे, है ना, टॉक्सिक है। और ये टॉक्सिक नहीं है, टॉक्सिक नॉट। अब आप इसकी इंग्लिश सही बनाते रहना, मैं तो इसे लिखूंगा नॉट टॉक्सिक। और ये मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मोनोमर। W को उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, M फॉर मोनोमर। और R फॉर रेड फॉस्फोरस, R फॉर रोड, ऐसे याद रख दो। तो ये रोड जैसा बन गया, देखो स्ट्रक्चर में देखो, ये तो मोनोमर के फॉर्म में है। और ये देखो ऐसा, ये तीन हुई, ऐसी तीन नहीं, ऐसी हजारों सैकड़ों स्ट्रक्चर होगी। तो ये तो रेड फॉस्फोरस क्या हो गई, एक तरह से रोड बन गई। याद रहेगा आपको, रोड बन गई। रोड मतलब बहुत सारी यूनिट्स जुड़ गई, तो पॉलीमर हो गया, हो गया। उसके बाद में रिएक्टिव बहुत ज़्यादा है, रिएक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी कम है, ठीक है। ये PH3 गैस देगा। PH3 सिर्फ इसी से बना सकते हैं, इससे PH3 नहीं बना सकते, ठीक है। CH2 में ये भी नहीं डिजोल्व होगा, CH2 में ये भी नहीं डिजोल्व होगा। ये इनकी दोनों की सिमिलरिटी है, यहाँ पे अपन लोग सिमिलरिटी लिख रहे हैं, ठीक है। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ठीक है, हो गया। ये इतना याद रख लोगे तो ये बहुत है, वाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस के बीच में, ठीक है। ओके, एक बार पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। वाइट फॉस्फोरस, वैक्सी सॉलिड हो गया कवर, पॉइजनस हो गया कवर। हाँ, एक इसमें और भी लग सकते हैं, ये रात में चमकता है, रात में चमकता है और ये रात में नहीं चमकता है, बस इतनी प्रॉपर्टीज़। इनसॉल्युबल वाटर, हाँ सॉल्युबिलिटी भी पढ़नी पड़ेगी इसमें। वाइट वाला W आ रहा है इसमें, देखो पानी में तो कोई नहीं घुलेगा, दोनों में ही नहीं घुलेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये भी नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो तीन सिमिलर पॉइंट लिख दिए CH2 में दोनों। ये CH2 में नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा, ठीक है। पहला वाला CH2 में घुल रहा था, दूसरा CH2 में नहीं घुल रहा है, लेकिन पानी में दोनों घुल रहे हैं। तो ये जो रेड वाली लाइन है ना, रेड वाली लाइन के ऊपर ऊपर तो हैं आपकी डिसिमिलर पॉइंट, और इसमें नीचे वाले 2 पॉइंट है तो सिमिलर है, हो गया। इनसॉल्युबल इन वाटर हो गया, मैंने बोला ना कि दोनों पानी में नहीं घुलेंगे, दोनों ही पानी में डिजोल्व नहीं होंगे, तो हो गया इनसॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये CH2 में सॉल्युबल है सॉल्युबल, और रेड वाला नहीं है। और ये फॉस्फिन दे रहा है, देखो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली। ये P4 वाइट वाला ही होगा, रेड वाला PH3 गैस नहीं देगा। तो और ये रिएक्शन कैसी है, डिसप्रपोर्शनेशन है। P4 यहाँ किस में था, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ किस में चला गया, -3 में, यहाँ किस में चला गया 1 + 2 -4, यहाँ चला गया +1 में। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इसका, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये रिएक्शन आपको डिट्टो ऐसे कैसे याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आएगी उठ के, ठीक है। वाइट फॉस्फोरस से फॉस्फिन बनाने के साथ में ये बनेगा सोडियम हाइपोसल्फाइड, फॉस्फाइड, सॉरी, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनेगा। इसका नाम भी याद होना चाहिए, और ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे वाइट फॉस्फोरस के सारे पॉइंट इसमें आपको कवर हो गए इस टेबल में, ठीक है। सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी जितना बनाया उतना आप याद कर लोगे, बहुत है, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, NCERT वाला। बस स्ट्रक्चर देख लेना, इसमें एंगल स्टैंड कितना है, 60 डिग्री का है, तो बहुत रिएक्टिव है। इसमें एंगल स्टैंड कम हो गया है तो लेस रिएक्टिव है। ये W फॉर उल्टा कर दोगे तो मोनोमर बन जाएगा, ये रेड है तो रोड जैसा होगा, हो गया। ये टेबल बना लो यहाँ NCERT में, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्लैक वाला यही है,
कि ब्लैक वाले में कुछ भी नहीं है, कई काफ़ी दिन तक इस रेड वाले को गर्म करोगे तो ये ब्लैक वाला बन जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं फॉस्फीन में। फॉस्फीन मतलब PS3 गैस, ओके। अब PS3 गैस जो है, PS3 गैस के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बाद में। तीन तो इसको बनाने के मेथड, एक तो है CA3P2 और वाटर से, ठीक है। ये वाला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके बनाने के तीनों मेथड इंपॉर्टेंट है। एक मेथड तो ये हो गया, एक जस्ट ऊपर देख के आए थे वाइट फॉस्फोरस वाला, वही वापस दे दिया। एक ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, एक ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, बाकी वाला थ्योरी नहीं पढ़ना आपको। मतलब वाइट फॉस्फोरस कैसे बना रहे हो, मेथड आपको पता होना चाहिए, ओके। उसके बाद में PH4I और KOH के साथ में ये तीन रिएक्शन आप डायरेक्ट याद कर लो बस। ये PS3 बनाने की मेथड है, दीवार पे चिपका सकते हो आप। मैंने तो जब पढ़ा था ये दीवार पे तीनों मेथड लिखी हुई थी, फॉस्फीन को बनाने की मेथड, ओके। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं फॉस्फीन की प्रॉपर्टी। फॉस्फीन पे एक क्वेश्चन ये आ चुका है, इसमें जो इसकी स्मेल आती है ना, वो मछली जैसी स्मेल आती है इसमें, ठीक है। और ये टॉक मतलब बहुत ही विस्फोटक है, मतलब कहीं पानी वानी के चक्कर में, हवा के चक्कर में आ गई ना, कांटेक्ट में आ गई ना, तो ये एकदम से यूँ आग पकड़ने लगती है, ठीक है। तो आपको जो अंडरलाइन किया बस वही पढ़ना है, इतना ही। फिर स्मेल है और उसके बाद में कॉपर सल्फेट के साथ में क्या रिएक्शन कर रही हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। इसका इम्पोर्टेंट यूज़ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हो ना, पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि जैसे कोई भूतों की मूवी आती है, भूत होता है, भूत को दिखाने से पहले धुआं धुआं दिखाते हैं, ऐसा अंधेरा दिखाते हैं, धुआं दिखाते हैं, तो वो सब धुआं जो क्रिएट करते हैं ना, वो इसी से PS3 से क्रिएट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है होम्स सिग्नल। पहले जहाज़ थे ना, वो रास्ता भटक जाते थे, तो रास्ता अगर भटक जाते थे तो दूसरे जहाज़ों को दिखाने के लिए कि हम रास्ता भटक गए हैं, प्लीज़ हमारी हेल्प करो, तो हेल्प के लिए वो क्या करते थे, कैल्शियम कार्बाइड, क्या क्या, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड, इनके मिक्सर को पानी में डाल देते थे। तो कैल्शियम कार्बाइड कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड, देखिए ये वाली रिएक्शन, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड, ये क्या करेंगे, ये देंगे फॉस्फीन गैस। और फॉस्फीन गैस के बारे में मैंने अभी बोला है कि ये तो पानी के हवा के संपर्क में आती है, आग पकड़ती है। तो ये लोग फॉस्फीन गैस लेके समुद्र में नहीं गए, ये लोग लेके गए हैं कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड, इन दोनों को पानी में फेंका, दोनों ने आपस में रिएक्शन की, फॉस्फीन गैस पैदा हुई और उसने आग पकड़ी, तो लोगों को पता लग गया कि आग उधर जल रही, मतलब वहाँ लोगों को हेल्प की ज़रूरत है। तो इसको बोलते थे होम सिग्नल, मतलब उनको घर आने की ज़रूरत है। हालांकि ये होम नहीं है, बट ऐसे ही आप याद रख सकते हो, ठीक है। दो यूज़ देख ली ना, होम सिग्नल और दूसरा वो भूतों वाला इस पर्दा, ठीक है। देखो ये बोलता है बेसिक नेचर PS3 की, अगर ये बेसिक है तो क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो PS3 बेसिक है तो उसने HI से एसिड था, उससे H+ लिया और PH4I बन गया, कोई बड़ी बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। बॉन्ड एंगल इन PS4 इज हायर देन PS3। अगर मान लो, मैं पहली बात तो बोलता हूँ PS3 में कोई तरह का हाइब्रिडेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हाइब्रिडेशन sp3 था, अगर आप निकालते हो तो होता नहीं है, ठीक है। इसमें भी sp3 है। इसमें एक लॉन पेयर था, कितना लॉन पेयर था, एक लॉन पेयर था, इसमें कितना हो गया, 0 लॉन पेयर। और जैसे ही आपको पता है लॉन पेयर कम होते हैं, एक लॉन पेयर की वजह से 2.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल कम होता है, तो लॉन पेयर हटाते ही एंगल स्ट्रेंथ कम हुआ ना, एंगल स्ट्रेंथ कम हुआ तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया, बात सीधी सी है। PS3 एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, ये रही रिएक्शन, इसका आंसर ये रहा, बी का आंसर तो यही रहा। अच्छा ये एसिड तो है, एसिड के साथ रिएक्शन किया तो PH4I बन गया, सॉल्ट बन गया, ठीक है। ये करने की जरूरत नहीं है आपको। फिर आते हैं फॉस्फोरस के हैलाइड। अरे यार ये तो अपन ने पढ़ रखे PCl3 और PCl5, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस बनाने के मेथड देख लो। अगर 6Cl2 लिए तो PCl3, 6 का रिलेशन 3 से, ऐसे याद रखो, 6 का रिलेशन 3 से। और यहाँ पे अगला वो PCl5 बनाएगा ना, तब यहाँ 10 लेगा, 10 का रिलेशन 5 से, एक ही मेथड हो गया। SOCl2 लिया तो PCl3 बनेगा, और SO2Cl2 लिया तो PCl5 बनेगा। बस 2 रिएक्शन याद करो यहाँ से, बाकी कुछ भी रिएक्शन आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में PCl5 आता, PCl5 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5-6 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया होगा। PCl5 में आपको पता है 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड तो ये बराबर होते हैं, ठीक है। इन तीनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आपको दिख ही रही होगी, इसने लिख रखी है, कितनी है, 200 पिकोमीटर है। और ये बॉन्ड है, 2 बॉन्ड जो ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है, वो इनको बोलते हैं इक्विटोरियल, क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल, ये तीनों इक्विटोरियल है। और ये 2 बॉन्ड जो है ना वो एक्सियल है। तो एक्सियल बॉन्ड को मैं अलग से दिखा लेता हूँ, अलग कलर से,
ये एक्सियल बॉन्ड है और ये हैं आपके इक्वेटोरियल। एक्सियल बॉन्ड ज़्यादा लंबे होते हैं, ज़्यादा लंबे होते तो बॉन्ड क्या होंगे, कम स्टेबल होंगे या कम आसानी से टूट जाएंगे। ठीक है, तो बड़ी बात नहीं है, ये सब कुछ पढ़ना नहीं है आपको, यहाँ से लेके ये कुछ भी नहीं पढ़ना था, यहाँ से ऊपर से भी नहीं पढ़ना था। ये जो अंडरलाइन किया था ना, दो चार लाइनें, 4 लाइनें वही पढ़नी थी बस PCL5 के बारे में। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ट्राइगोनल, ट्राइंगल बना और ऊपर इनको जोड़ोगे तो पिरामिड बन जाएगा ऐसे, और एक नीचे भी पिरामिड बन जाएगा, तो ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। ये पता भी होती है आपको, ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल है। 3 इक्वी बॉन्ड होते हैं PCL5 वाले, इनको इक्वेटोरियल बोला था, वो बराबर होते हैं। 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं, वो लंबे होते हैं थोड़े से। बॉन्ड लेंथ भी तो 240 लिखी हुई है, दो बॉन्ड लेंथ भी याद रख लो आप, तो एक 200 एक 250 ऐसे याद रख लो, राउंड फिगर, एक 200 एक 250। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ द एक्सियल बॉन्ड पेयर मोर रिपल्सन। रीजन क्या है, एक्सियल बॉन्ड पे मोर रिपल्सन लगता है, ये रीजन भी रट लो। ये बाकी सब कुछ पूछ चुका है, बस यही बचा हुआ है रीजन ही, तो ये भी पूछ लेगा। ठीक है, PCL5 को हीट करोगे तो क्या होगा, PCL5 को हीट करेंगे तो PCL3 बनेगा। ठीक है, उसके बाद में आते हैं फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड। तो ऑक्सो एसिड को अपन एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, जितने भी फॉस्फोरस के हो जाएंगे, सल्फर के हो जाएंगे, क्लोरीन के हो जाएंगे, सबको। ठीक है, और उसके बाद में ग्रुप 15 यहाँ खत्म होता है। ऑक्सो एसिड बचे हुए हैं, ऑक्सो एसिड को अपन अलग से कवर करेंगे। ठीक है, ऑक्सो एसिड पे एक क्वेश्चन श्योर आना ही आना होता है। तो यहाँ ग्रुप 15 खत्म होता है, फिर स्टार्ट हो जाएगा ग्रुप 16, जो अपन आगे बढ़ेंगे। टेंशन मत लीजिए, ग्रुप 15 में टाइम लगा है, लेकिन ग्रुप 16 में टाइम लगेगा, लेकिन 17 18 बहुत छोटे छोटे आसानी से हो जाएंगे, और आपके क्वेश्चन सारे क्वेश्चन NCERT से आने। तो मैंने आपको ये बताया ना, यहाँ तक ये बता दिया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है।